हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा द हिंदू एनालिसिस फॉर 16 जून 2023। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 जून 2023 में द हिंदू में आए हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या है क्वेश्चन, आसाम के रिसेंटली जो गवर्नर बने हैं इनका नाम क्या है, आपको ये बताना है। और गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में मैंने देखे हैं, CGL 2022 के पेपर में, प्रीलिम्स के पेपर में कई सारे शिफ्ट्स में जो है क्वेश्चंस मैंने देखे हैं गवर्नर से रिलेटेड। तो आपको सारे स्टेट्स के यानी कि 28 स्टेट्स के गवर्नर के बारे में पता होनी चाहिए। तो आसाम के गवर्नर कौन है आपको ये बताना है, और आपके ऑप्शंस है ये सारे। सो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आर्टिकल्स की तरफ। ये आर्टिकल फ्रंट पेज पे आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो देखने को मिलेगा यहाँ पे क्या है, कर्नाटका ने स्क्रैप कर दिया है। कैसी चीज़ को स्क्रैप किया है, एंटी कन्वर्जन लॉ जो कर्नाटका गवर्नमेंट में थी उसे स्क्रैप कर दिया गया है अभी के कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। एंटी कन्वर्जन लॉ 2022 में जो बीजेपी गवर्नमेंट था उसके द्वारा लाया गया था कहाँ पे, कर्नाटका में, और इसे स्क्रैप कर दिया गया है अभी की गवर्नमेंट के द्वारा। CM सिद्धारमैया जी देखने को मिलेगा, और DK शिव कुमार आपको डिप्टी CM देखने को मिलेंगे, जो कि दोनों कांग्रेस पार्टी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से है कर्नाटका में। एंड कर्नाटका का जो कैपिटल आपको बेंगलोर देखने को मिलेगा। और कई सारी स्कीम्स जो है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली स्टार्ट की गई है, जैसे जो गृह ज्योति योजना, फिर उसके बाद अन्न 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 ऐसे करके कुछ है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे, जिसमें से 10 kg जो राइस, 10 kg जो ग्रेन्स है, राइस या फिर व्हीट, ये पर फैमिली दिए जाने की बात की जा रही है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। और गृह ज्योति, उसके बाद फिर जो युवा निधि है, ये स्कीम्स भी कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है रिसेंटली। एंड कर्नाटका में चिक्कमंगलुरु में आपको देखने को मिलेगा येलहंका एयरबेस। और येलहंका एयरबेस में ही क्या किया गया है, रिसेंटली जो रॉकेट लॉन्च की गई थी जो कि वापस से अर्थ पे आ गई, और ये लॉन्च इसरो के द्वारा किया गया था। और कर्नाटका में जो आपका ट्विन सिटी है, कौन कौन सा, धारवाड़ एंड हुबली, इन दोनों ट्विन सिटी में नेशनल गेम्स जो है 36th नेशनल गेम ऑर्गेनाइज कराए गए थे धारवाड़ एंड हुबली में। और 37th नेशनल गेम इस बार का जो कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, ये गोवा में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। और कर्नाटका की हम लोग बात करें तो कर्नाटका में जो आपको कृष्णा रिवर है ये देखने को मिलेगा। बेसिकली कृष्णा रिवर कई सारे स्टेट से आते हैं, कर्नाटका की जो वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन है वहाँ से ओरिजिनेट होके ये आंध्र प्रदेश में जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। एंड एनीथिंग एल्स फ्रॉम कर्नाटका, या कर्नाटका में जो बेल्लारी में आपको देखने को मिलेगा क्या, हम्पी के टेम्पल्स, और हम्पी के टेम्पल्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, स्टेट वाले पेज से कोई भी आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, पूरा का पूरा पॉलिटिकल न्यूज़ से भरा हुआ था स्टेट वाला पेज, तो मैंने स्टेट वाले पेज को बिल्कुल नहीं लिया है। एडिटोरियल वाले पेज पे आके हम लोग एडिटोरियल के बारे में ये चर्चा करते हैं। ये बेसिकली है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके एक हमारा दोस्त है या फिर दुश्मन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको लेके रिफ्लेक्शन दिए गए हैं PJ नारायण जी के द्वारा। ये राइटर हैं, इनके द्वारा ये रिफ्लेक्शन दिए गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, किस तरीके से हमारा दोस्त भी है और हमारा दुश्मन भी है। कौन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको रिसेंटली देखने को मिला होगा क्या, ह्यूमन बीइंग्स जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरफ कई सारे ये आकर्षित होते जा रहे हैं। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ह्यूमन बीइंग्स का काम क्या कर रहा है, आसान बना रहा है। और कई सारे जो इसके नेगेटिव रीजंस है वो भी इसमें व्यक्त किए गए हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से जो सिक्योरिटी वगैरह है ये सब हार्म होने को देखने को मिल रहा है, यानी कि सिक्योरिटी ब्रीच का जो केसेस है वो देखने को मिलती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से। इसके बाद जो ह्यूमन है इनको कई सारे जो इंटेलेक्चुअल एक बौद्धिक क्षमता होती है वो बिल्कुल घटा देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि कोई काम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम लोग करते हैं, इसके साथ एम्प्लॉयमेंट वगैरह डिक्रीज होती है, इन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे बातें की जा रही है राइटर के द्वारा। बस मैंने आपको ओवरव्यू दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, कंप्यूटर के द्वारा या फिर मशीन के द्वारा कोई चीज़ करवाना, कोई चीज़ होना, उसी को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI कहते हैं। जैसे आपने अभी सुना होगा इंटरलॉकिंग सिस्टम रेलवे में चल रही है, ये क्या हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हो रही है। यानी कि ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस इसमें हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसी से जो चिंता जताई जा रही है जॉब्स का, सिक्योरिटी का, यानी कि मेन के द्वारा जो मैनुअल चीज़ें होती थी, मेन के द्वारा जो चीज़ें हैंडल की जाती थी उसे बिल्कुल ख़त्म करने की बात की जा रही है, और आने वाले इस टाइम में ये ख़त्म होगी।
अभी क्या हो रहा, चैट जीपीटी के आने से, चैट जीपीटी जो है ये आने से क्या हो रहा, और भी ज़्यादा ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट जो है ख़त्म हो रहा है। जैसे पहले ऐसे वगैरह हम लोग कुछ लिखते थे, इसमें क्या होता था पहले ये चैट जीपीटी आने से पहले हम लोग क्या करते, सर्च करते थे, फिर अपना दिमाग लगा के लिखते थे किसी भी सर्च इंजन में सर्च करके, अगर हमें नहीं पता होती थी तो। अब क्या होता है, चैट जीपीटी आने से डायरेक्ट आप वहाँ पे चैट जीपीटी खोल के बोलो, किसी भी चैट जीपीटी, चाहे वो ओपन एआई का हो या फिर गूगल का बैडू हो या गूगल का बार्ड का है चैट जीपीटी, किसी में जाके आप बोलो तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, आपको एक ऐसे निकाल के दे देगा। इससे क्या होगा, आपका अपना दिमाग नहीं लगा इसमें, इससे क्या होगा, आपकी जो इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक क्षमता है वो क्या होगी, घटेगी। इसी को लेके यहाँ पे चिंता जताई जा रही है राइटर के द्वारा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूरी बात इसमें बताई हुई है, आपको खुद से पढ़ना है ये चीज़ें, मैंने आपको ओवरव्यू दिया है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है ये यूएस और इंडिया के डिफेंस टाइज में जो चीज़ें हो रही है इसको लेके। आपको हाल ही में जो लॉयड ऑस्टिन यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी इंडिया विजिट किए थे। कई सारे पैक्ट्स वगैरह साइन किए जाने हैं जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो यूएस जाएंगे, अराउंड 20th ऑफ जून को जाएंगे, 21 जून को योगा वगैरह सेशन वहाँ पे अटेंड करेंगे न्यूयॉर्क में, फिर वाशिंगटन डीसी के लिए रवाना होंगे 21 ऑफ जून को। ओके, तो ये लॉयड ऑस्टिन जी जो आए थे कहाँ पे, इंडिया में, डिफेंस से रिलेटेड कई सारे पैक्ट्स वगैरह साइन करने की बात की जा रही है। एक बेस बना दिया गया है, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे यूएस तो वहाँ पे कई सारे पैक्ट्स जो है वो साइन किए जाएंगे। इसी को लेके ये आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है, पिछले कुछ सालों से यूएस और इंडिया के बीच में डिफेंस टाइज जो है ये बढ़ने को देखने को मिल रहा है हम लोगों को। और ये टाइज बढ़नी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे आर्टिकल में बताया गया है। ये आर्टिकल लिखा गया ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, हर्ष वी पंत, इनके द्वारा लिखा गया है। आपको इनसे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, बस आर्टिकल एक और पढ़ना है। इंडिया और यूएस के बीच में कई सारे टाइज जो है वो जो इंक्रीज देखने को मिल रहा है, आपको कई सारे टाइज का इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, चाहे वो डिफेंस के सेक्टर में हो या फिर हमारा बिजनेस के सेक्टर में हो, इन सारे सेक्टर्स में, या फिर जो टैक्स सेक्टर है यहाँ पे हो, इन सारे सेक्टर्स में इंडिया और यूएस का डिफेंस टाइज जो है ये बढ़ रहा है। इनको लेके ये आर्टिकल में आया हुआ है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया, तो रिसेंटली ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक डायलॉग जो है ऑर्गेनाइज कराई थी, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और इस डायलॉग का नाम क्या था, रायसेना डायलॉग। और रायसेना डायलॉग की जो चीफ गेस्ट थे हमारे, ये कौन थे, इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये चीफ गेस्ट थे, कहाँ पे, रायसेना डायलॉग में। ओके, हाँ, सो ये था आर्टिकल। यूएस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यूएस जो है, यूएस के साथ हम लोग मालाबार एक्सरसाइज ये कंडक्ट कराते हैं, ब्रिक्स मालाबार एक्सरसाइज यूएस के साथ। क्वाड का ग्रुप है, ब्रिक्स का नहीं, क्वाड का ग्रुप। क्वाड में 4 कंट्रीज़ है जिसमें से एक यूएस भी है। मालाबार एक्सरसाइज इन्हीं के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो होगा हमारा ओपिनियन वाले पेज से होगा। ये क्या है, रेलवे में जो स्टेज है बियॉन्ड कैपेसिटी ये बढ़ रहा है, क्या चीज़ हो रही है। बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में ये जो है दिया गया है, जिसमें से रेलवे के कई सारे फॉल्ट्स वगैरह इन सब चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया है, किस तरीके से ओवर क्राउडिंग वगैरह होती है ट्रेन्स में, और जो सिग्नलिंग वगैरह है, स्टेशन मास्टर के क्या क्या काम होते हैं, इन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे डिस्कस किया गया। आप एक बार पढ़ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से डेवलप होगी। ये बेसिकली 2 ऑफ जून को जो बालासोर में एक्सीडेंट हुआ उसको लेके ये आर्टिकल में मेंशन किया गया है, इन सब चीज़ों को लेके। एंड रेलवे में कवच सिस्टम क्या होता है, एंटी कोलाइजन सिस्टम जो है, यानी कि कवच सिस्टम अगर फिट कर दिया जाता है तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से रोकने से ऑटोमेटिक ब्रेक वगैरह लग जाते हैं, वहाँ से क्या होती है, कोलाइजन होने के चांसेस कम होते हैं। और अभी तक एंटी कोलाइजन सिस्टम जो है इंडिया के सारे जो 18 रेलवे जोन है इनमें इंस्टॉल नहीं किया गया है। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे आर्टिकल में मेंशन किया गया है। ओके, ये था आर्टिकल। रेलवे मिनिस्टर जो आपको देखने को मिलेंगे कौन है, अश्विनी वैष्णव जी। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेज से ही देखने को मिलेगा। ये क्या है, रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा NIRF रैंकिंग आई थी, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2016 में सेटअप की गई थी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज की जाती है NIRF रैंकिंग। इस रैंकिंग को लेके क्या फ्लॉड है, इसमें क्या दोस्त नहीं, इसमें क्या दोस्त है, यानी कि कमियां हैं NIRF रैंकिंग में, इसको लेके यहाँ पे चर्चाएं की गई है। पहला कमी तो इसमें क्या, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, फर्स्ट थिंग। बस NIRF रैंकिंग में 5 पैरामीटर्स में ये रैंकिंग दी जाती है। इन 5 पैरामीटर्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके अलावा इन 5 पैरामीटर्स के बाद क्या क्या चीज़ें, जो किस तरीके से इस पैरामीटर्स को कंडक्ट कराया जाता है, किस तरीके से इस पैरामीटर्स को लिया जाता है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, ये NIRF रैंकिंग में
इनके बारे में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, ऑफिशियल जानकारी नहीं दिया गया है इसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, या जिसके द्वारा ये जो रैंकिंग है कराई जाती है, एनबीए करके है, उनके द्वारा कराई जाती है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, उनके द्वारा एनआईआर रैंकिंग की जाती है। तो ये ट्रांसपेरेंसी का इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पाती, इसको लेके ये आर्टिकल में आया हुआ है ना। इसके अलावा कई सारे जो रैंकिंग्स है वो पब्लिश की जाती है, जैसे एक तो हो गया एनआईआर रैंकिंग, उसके बाद टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, फिर उसके बाद क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, क्यूएक्समंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और भी ब्रिटेन का है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ऑक्सफोर्ड का आता है एक यूनिवर्सिटी रैंकिंग करके, और भी एक इंस्टीट्यूट है उसका भी रैंकिंग आता है। तो इसमें क्या बताया है, इन सभी में से कोई ना कोई फ्लॉ है। एटलीस्ट एनआईआर तो ये बता रहा है कि हम 5 पैरामीटर्स पे रैंकिंग करवा रहे हैं, इन 5 पैरामीटर्स को देख के करवा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है या फिर जो क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये भी नहीं बता रहे हैं किस पैरामीटर पे हम लोग रैंकिंग कर रहे हैं। इसको लेके ये आर्टिकल में आया हुआ है। एनआईआरएफ रैंकिंग में जो हाईएस्ट जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा, ये कौन सा है, बेंगलोर में एक यूनिवर्सिटी है, वो आपको देखने को मिलेगा। मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो एम्स दिल्ली, उसके बाद सेकेंड में जो चंडीगढ़ में है GIPMER करके है, उसके बाद CMC वेलोर, ये 3 हाईएस्ट जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस है वो आपको देखने को मिलेंगे। कई सारे अलग अलग जो क्राइटेरिया है यहाँ पे दिए जाते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में दिया जाता है, फिर मेडिकल कॉलेजेस में, फार्मास्यूटिकल कॉलेजेस में, जैसे नाइपर हैदराबाद इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट फार्मास्यूटिकल कॉलेज है। उसके बाद फिर लॉ कॉलेज में जो बेंगलोर का लॉ कॉलेज है उसको फर्स्ट रैंकिंग मिली हुई है। इसी तरीके से अलग अलग वैराइटीज़ में दिए जाते हैं रैंकिंग्स एनआईआरएफ रैंकिंग में। ओके, इससे क्या होगी, स्टूडेंट्स को एडमिशन वगैरह लेने में ईजी होगी, ताकि कॉलेजेस का जो रैंकिंग है वो पता करके। MBA के भी रैंकिंग दिए जाते हैं, जैसे जो IIM अहमदाबाद है, ये फर्स्ट प्लेस पे है। उसके बाद इंजीनियरिंग सेक्टर में भी दिया जाता है, IIT मद्रास फर्स्ट प्लेस पे है, IIT मुंबई नहीं है, IIT मद्रास इस बार फर्स्ट प्लेस पे है। ओके, हाँ, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है इंडिया में इंक्रीज हो रहे हैं क्या, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, कम्युनिकेबल नहीं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इंडिया में इंक्रीज हो रहे हैं। हाँ जी, और ये रैपिड पेज पे इंक्रीज हो रहे हैं। 2019 से लेके 21 तक का डेटा से यहाँ पे बोला जा रहा है 31 मिलियन पीपल्स को डायबिटीज़ हुआ था। 31 मिलियन यानी कि 310 लाख, यानी कि 3 करोड़ 10 लाख लोगों को डायबिटीज़ हुआ था बस ये 4 साल के पीरियड में, 4 साल या 3 साल के पीरियड में। और इंडिया में 2021 तक 101 मिलियन पीपल को डायबिटीज़ था, 136 मिलियन पीपल को प्री डायबिटिक्स के सिम्टम्स थे वो आ गए थे, 315 मिलियन पीपल को हाई ब्लड प्रेशर और भी कई सारे जो भी क्रोनिक डिजीज़ या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये इंडिया में देखने को मिल रहा है। इनको लेकर चिंता जताई जा रही है राइटर के द्वारा, और क्या क्या स्टेप्स जो है उठाए जाने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, इन सब चीज़ों पे बात की जा रही है। इसके बाद क्यों हो रही है ये केसेस, क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, लैक ऑफ जो फ्रेश फूड्स हैं वो नहीं खाया जाता है। उसके बाद जंक फूड वगैरह, इन सब चीज़ों को लेके ये मेजर प्रॉब्लम बताया जा रहा है। इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं ये सारे डिजीज़ होने के। सो ये था आर्टिकल और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल न्यूज़ वाले पेज से आपको देखने को मिलेगा, US से हम लोगों ने जो एक पैक्ट साइन करी है, क्या चीज़ को लेके, 31 MQ-9 जो रैपर है ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी कि इसमें मानव नहीं रहेंगे, ये खुद से ड्रोन्स जैसे होती है ना उसी तरीके से चलाए जाएंगे। 31 अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए हम लोगों ने पैक्ट साइन कर लिया है US से। US के एक कंपनी है जनरल एटॉमिक्स इसके साथ, और ये 31 जो MQ-9 रैपर है ये इंडिया के द्वारा प्रोक्योर किए जाएंगे। इस 31 में से 15 तो इंडियन नेवी के द्वारा लिए जाएंगे और 8 आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा लिए जाएंगे। और ये अभी जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसके द्वारा अप्रूवल नहीं मिला हुआ है, जैसे अप्रूवल मिलता है फिर ये दे दिए जाएंगे US के द्वारा इंडिया को। ओके, और ये किस कंपनी से लिया जा रहा है, जनरल एटॉमिक्स से। MQ-9 जो है ये रिप्लेस करेगा नेवी का जो P-81 एयरक्राफ्ट है, P-81 एयरक्राफ्ट के द्वारा सर्विलेंस की जाती थी उससे रिप्लेस किया जाएगा MQ-9 को, यानी कि P-81 को हटा के MQ-9 से सर्विलेंस किए जाएंगे इंडियन ओशन रीजन में। इंडियन ओशन रीजन में कई सारे सीज़ को मिला के ओशन बनता है, तो सीज़ कौन कौन सा, सबसे बड़ा आपको देखने को मिलेगा जो अरेबियन सी है, फिर उसके बाद बे ऑफ बंगाल है, ये ज़्यादा बड़ा सी है इंडियन ओशन रीजन में। तो यहाँ पे सर्विलेंस किए जाएंगे नेवी के द्वारा MQ-9 रैपर के द्वारा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल आपको बिम्स्टेक से देखने को मिलेगा। विजन 30 अपना लिया गया है कहाँ पे, बिम्स्टेक के बैंकॉक वाले जो अभी समिट हुआ था उसमें, बैंकॉक समिट में। बैंकॉक जो थाईलैंड का कैपिटल है, यहाँ पे बिम्स्टेक का इस बार का समिट हुआ, बिम्स्टेक का। इसमें विजन 2030 अपनाया गया है बैंकॉक में। ये क्या है बिम्स्टेक, इसके बारे में जानते हैं। बिम्स्टेक बेसिकली है क्या, बे ऑफ बंगाल मल्टी स्ट्रक्चरल ऐसे करके कुछ है, फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा मुझे। तो बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में जो क्या लानी है, वो प्रोस्पेरिटी लानी है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट लानी है बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। अगर मैं ये बात करूँ, ये इंडिया है ऐसे करके, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तो इसकी चारों साइड जितने भी रीजन है, इसमें जितने भी कंट्रीज़ है ये पार्टिसिपेंट है, इसके बिम्स्टेक के मेंबर है। जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया, इससे अलावा भूटान और नेपाल भी ये बे ऑफ बंगाल से क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह है समुद्र के रास्ते होते हुए यहाँ पे इंडिया से और भी बांग्लादेश से इधर जाते हैं। तो कौन कौन मेंबर होगा, इंडिया होगा, उसके बाद नेपाल होगा, फिर भूटान होगा, और उसके बाद इधर कौन सा कंट्री है, म्यांमार आपको देखने को मिलेगा, और फिर इधर थाईलैंड, इसके अलावा श्रीलंका भी आपको ये कंट्री देखने को मिलेंगे। कितने कंट्री होंगे, 1 2 3 4 5 6, और एक कंट्री है बांग्लादेश। ये सातों कंट्रीज़ जो है बिम्स्टेक के मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था बिम्स्टेक का, 1997 में हुआ था, और हेडक्वार्टर आपको बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और ये इस्टेब्लिशमेंट डेट पूछा जाता है एग्जाम में। मैंने एक क्वेश्चन देखा था, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये 2001 में हुआ था। संघाई 5 करके नाम था, 5 कंट्रीज़ के द्वारा किया गया था, रसिया, चाइना और तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इन 5 कंट्रीज़ के द्वारा संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 2001 में। और उसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे, बीजिंग में, संघाई में नहीं, बीजिंग में है हेडक्वार्टर। और संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसके बारे में भी आर्टिकल आया हुआ है, मैं आगे इसके बारे में चर्चा करूँगा। और एक 1967 में एक जो संस्था है उसका भी ये सेटअप किया गया था 1967 में। ये संस्था कौन सा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। 80 कास्ट्स को ऐड किए जाएंगे ओबीसी लिस्ट में, ये अनाउंस किए गए हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के जो चीफ हैं इनके द्वारा। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चीफ के द्वारा, जो गंगाराम अहीर है, इनके द्वारा अनाउंस की गई है। 80 कास्ट्स को एडिट किए जाएंगे, जो सेंट्रल ओबीसी लिस्ट है उसमें एडिट किए जाएंगे। एनसीबीसी एक्ट 1993 में आया था, इसी के तहत एनसीबीसी जो है ये सेटअप किया गया था। और ये 80 कास्ट कौन कौन से हैं, अलग अलग कम्युनिटी है, इसको बेसिकली एडअप किया जाएंगे। आपको पता, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए एनसीबीसी एक्ट क्या है और ये एनसीबीसी कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ओके, ये जो त्रुप कप्पू कमेटी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये भी, और इसके बाद मजरा कमेटी, ये इसको भी एडिट किए जाएंगे, हिमाचल प्रदेश के ये कम्युनिटी। लोधी कमेटी, लिंगायत कमेटी, बोयार, पवाड़ और जो झंडीस कम्युनिटी, ये सारे स्टेट्स में ये जो है एडिट किए जाएंगे। बेसिकली इसका नाम आपको याद नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग वर्ल्ड वाले पेज से। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया है रसिया को कि पार्लियामेंट के बगल में एम्बेसी अपना मत बनाओ। ये बेसिकली ज़मीन रसिया के द्वारा प्रोक्योर किया गया था, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में, और ये पार्लियामेंट के बगल में है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इस पर बैन लगा दिया, मना कर दिया कि इस पार्लियामेंट के बगल में बिल्डिंग नहीं बनाना का। एस्पियोनेज थ्रेट्स बताया जा रहा है, जासूसी का जो डर है वो यहाँ पे बताया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ओके, यूएस मिलिट्री को एक्सेस मिल गया है पापुआ न्यू गिनी के बेसिस को यूज करने को लेके। पापुआ न्यू गिनी जो कि इंडियन ओशन रीजन में है, आपको देखने को मिलेगा। इंडियन ओशन रीजन और पैसिफिक ओशन के बीच में एक पापुआ न्यू गिनी कंट्री है, जिसका कैपिटल पोर्ट मोर्सबी है। इसके जो बेसिस हैं ये यूएस के द्वारा यूज किए जाएंगे। कुछ दिन पहले पैक्ट वगैरह साइन किए गए थे यूएस और पापुआ न्यू गिनी के प्रेसिडेंट के द्वारा। सो अब बेसिस यूज़ किए जाएंगे यूएस के द्वारा। नाउ अब आते हैं AIIB, जो कि आर्टिकल मैंने आपको बताया था, पहले भी आया था। AIIB क्या है, एक बैंक के तरह काम करता है, जो कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा सेटअप किया गया है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसमें आरोप क्या लगाया जा रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी का जो रूलिंग है ये डोमिनेट करता है AIIB को, बल्कि जबकि हकीकत क्या है, AIIB में जितने भी मेंबर कंट्रीज़ है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, इनके सभी के द्वारा यहाँ पे इसकी भागीदारी होनी चाहिए, इसमें डोमिनेशन होना चाहिए सभी का, यानी कि सभी के द्वारा इस पर अधिकार जमाना चाहिए। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये अधिकार जमा रहे हैं चाइना के।
इसको लेके ये आर्टिकल में आया हुआ है। आपको AIIB के बारे में बस ये पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, बीजिंग में देखने को मिलेगा, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। और SCO का मीटिंग हम लोग इस बार कर रहे हैं 3 और 4 जुलाई को न्यू दिल्ली में किया जाएगा SCO का मीटिंग। SCO का मेंबर कंट्रीज़ आपको जो अभी है 9 टोटल मेंबर कंट्रीज़ SCO का देखने को मिलेगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 5 तो मैंने आपको ऊपर बताया, और इसके अलावा 4 कौन कौन सा है। 2017 में जो पाकिस्तान और इंडिया है ये भी SCO का मेंबर बना था, 5 और 2 7 हो गए। इसके बाद और कंट्री है, और आपको ईरान रिसेंटली इसमें ऐड हुआ देखने को मिलेगा, और एक कंट्री और है जिसका नाम मैं भी भूल रहा हूँ। और इसका SCO का रिसेंटली ऑब्जर्वर स्टेट बना हुआ है सऊदी अरबिया। कुछ दिन ऑब्जर्वर रहता है, फिर उसके बाद इसको परमानेंट मेंबर जो है बना दिया जाता है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के। सो ये था आज का आर्टिकल। आई होप हाँ सारा आर्टिकल हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन वाले पेज पे, जो कि पहले मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। क्या था, आसाम के गवर्नर कौन बने हुए हैं, आपको ये बताना था ना। तो गुलाब चंद कटारिया आसाम के नए गवर्नर बन गए हैं। अब्दुल नाजिर जो है, एस अब्दुल नाजिर, ये आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर बने हुए हैं। उसके बाद फागू चौहान कहाँ के बने हुए हैं, पहले थे ये बिहार के, इसको रिलोकेट किया गया है कहाँ पे, मेघालय में। आनंद बोस कहाँ के बने हुए हैं, ये नए आपको देखने को मिलेंगे। इन सारे को रेगुलेट एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया, बट आनंद बोस को नया बनाया गया। तो कौन सा स्टेट का गवर्नर कहीं और चला गया, तो वेस्ट बंगाल का गवर्नर जो है वाइस प्रेसिडेंट बन गए हमारे इंडिया के। तो ये पोस्ट वैकेंट हो गई, यहाँ से फिर आनंद बोस जी को यहाँ पे गवर्नर बनाया गया, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। सो ये था आज का आर्टिकल। अब हम लोग मिलेंगे कल यानी कि 17 जून को। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।